A very good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class. Continuing with the same chapter, chapter number 5, patterns of social inequality and exclusion. In our last class, we have discussed about the other backward classes and their sufferings and how they got the reservation and struggle of Adivasi people, है ना? And about the initiatives that taken by the government for them. So students, as you know, in this chapter we are talking about the discrimination, about the inequality and about the exclusion. But this discrimination, exclusion and inequality is not limited to the Dalits or lower caste or Adivasis. Women and disabled people also suffered because of it, है ना? So today we are discuss about the struggle for women's equality and right. Because of the obvious biological and physical differences between man and woman, gender inequality is often treated as natural. Women are considered to be physically and biologically weaker than the men. ठीक है? तो ये हम कह सकते हैं हमारी सोसाइटी की एक प्रोवर्ब है, बहुत दिन से चली आ रही है, ऐसा ही माना जाता है और ये एक नेचुरल थिंग इसको मान लिया गया है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो नेचुरली है और इसी तरीके से जो वुमेन है उनको सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है. However, despite appearances, scholars have shown that the inequality between men and women are social rather than natural. But जो उस टाइम पे सोशल रिफॉर्मर्स थे, सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने कहा दिस इज नॉट नेचुरल, इट इज सोशल. ठीक है. For example, there are no biological reasons that can explain why so few women are found in position of public power, nor can nature explain why women generally receive a smaller or no share in family property in the most societies. और उन्होंने कहा कि इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि बायोलॉजिकली अगर वुमन सोसाइटी में वीक है किससे मैन से, तो क्यों ऐसा है कि कुछ वुमेन जो है वो पावरफुल होती है ना? जैसे कि इंदिरा गांधी जी थी वो प्राइम मिनिस्टर थी देश की, है ना? तो ऐसा क्यों है कि कुछ वुमन के पास अच्छी पोजीशन है सोसाइटी के अंदर और मतलब कहा जा रहा है कि वो वीक है मैन से, और इस चीज का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई नेचुरली एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो वुमन है उनको अपनी ही फैमिली से की प्रॉपर्टी से या तो बहुत ही स्मॉल पार्ट दिया जाता है या फिर दिया ही नहीं जाता. और जबकि ये कह रहे हैं कि ये बायोलॉजिकली और फिजिकली जो वुमन है मैन से वीक है, और जब अगर हमारी फैमिली में कोई बच्चा वीक होता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रांग बनाते हैं, या तो मेंटली या तो फाइनेंशियली, जिससे कि वो सोसाइटी में सर्वाइव कर सके. और हमारे यहाँ अगर कोई वीक है, यानी कि जैसे कि वुमन को कहा जा रहा है वीक है, तो क्या कर रहे हैं, उससे जो फैमिली की प्रॉपर्टी है उससे भी उसको जगह नहीं दे रहे हैं, उसमें भी उसको पार्ट नहीं दे रहे हैं, उसमें भी उसको शेयर नहीं दे रहे हैं, है ना? बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट कम फ्रॉम द सोसाइटीज दैट वर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल और कॉमन पैटर्न. लेकिन एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आती है उन सोसाइटीज से जो इस नॉर्मल पैटर्न, जो कि नॉर्मल पैटर्न बना दिया गया है कि वुमन आर वीकर देन मैन, उससे अलग है. इफ वुमन वर biological unfit to the inheritors and heads of families, how did matrilineal societies work for centuries? ये कहा जाता है कि अगर आप लोग कह रहे हो कि वुमन वीक हैं और वो फैमिली का हेड नहीं बन सकती, उनसे फैमिली नहीं चल सकती, वंश नहीं चल सकता उनसे आगे, कि उनके नाम से, मतलब उनके नाम से जो वो फैमिली है वो नहीं चल सकती क्योंकि वुमन वीक है, स्ट्रांग नहीं है, तो किस तरीके से मैट्रिलिनियल सोसाइटीज वर्क कर रही हैं सेंचुरीज से. जैसे कि केरला के नायर्स हैं और खासी ट्राइब है मेघालय की, वो क्या है, वो जिसमें वुमन हेड है, मैट्रिलिनियल सोसाइटीज है, वो सेंचुरीज से बहुत ही मैनेज्ड वर्क कर रही हैं सोसाइटी. तो ऐसा कैसे हो रहा है, तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. How have women managed to be successful farmers and traders in so many African societies? और साथ ही एग्जाम्पल है, देखो अफ्रीकन सोसाइटी में सक्सेसफुली वर्क कर रही हैं एज अ फार्मर्स और एज अ ट्रेडर्स वुमन. तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, तो इसकी, है ना? देयर इज इन शॉर्ट नथिंग बायोलॉजिकल अबाउट द इनइक्वालिटीज दैट मार्क द रिलेशंस बिटवीन एंड मैन.
ये कि इन शॉर्ट में ये कहा जा सकता है कि कोई इसमें बायोलॉजिकली वो नहीं है कि इनइक्वालिटी मैन और वुमन के बीच जिसको लेकर ये कहा जाए कि वुमन जो है वो वीक है। जेंडर इज दस ऑल्सो फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन लाइक कास्ट एंड क्लास। जेंडर भी उसी तरीके से जैसे कि कास्ट और क्लास पे एक सोशल एक्सक्लूजन इनइक्वालिटी को ला दिया गया था, उसी तरीके से जो वुमन है उनके ऊपर भी ये कह सकते हैं हम इम्पोज कर दिया गया है ना, कि दे आर वीकर देन द मैन। ठीक है, बिकॉज अवर सोसाइटी इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो माइंड सेट है उसके अकॉर्डिंगली जो वुमन है उनको वीक हमारी सोसाइटी में ठहरा दिया गया है। The woman questions aroused in the modern India as part of 19th century middle class social reform movements। जो वुमेन्स को लेकर जो वुमेन्स के सारे क्वेश्चंस थे उनको लेकर 19th सेंचुरी में काफी रिफॉर्म्स किए गए। जो मिडिल क्लास सोसाइटीज हैं उन्होंने किए। द नेचर ऑफ दीज मूवमेंट्स वेरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन, और रीजन टू रीजन इनका जो सब्जेक्ट था, जो इनके कारण थे वो डिफरेंट थे। ठीक है, they are often termed as middle class reform movements because many of these movements were from the newly emerged western educated Indian middle class। जब हमारी कंट्री में कौन आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उसके बाद एक न्यू मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ जो कि वेल एजुकेटेड थी, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन जिन्होंने ली थी, है ना, और जो हमारी सोसाइटी में जो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जो कमियां थी वो उनको दूर करना चाहते थे। जो इनइक्वालिटी इस टाइप की फैली हुई थी उनको वो दूर करना चाहते थे, तो वो थे उनको कहा गया मिडिल क्लास, है। They were often at once inspired by the democratic ideals of the modern West and by a deep pride in their own democratic tradition of the past। ये जो है ये काफी इंस्पायर थे किस चीज से, डेमोक्रेटिक आइडल्स। जो मॉडर्न सोसाइटी की, वेस्ट की, उस टाइम पे जो डेमोक्रेटिक आइडियाज थे उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और जो हमारे जो अपने ट्रेडिशन में जो पहले जो वैदिक इरा में जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी हमारी, उससे ये लोग काफी प्रभावित थे, है ना। Many used both these resources to fight for women right। और उन्होंने, काफी लोगों ने दोनों तरीके की डेमोक्रेटिक जो आइडल्स थे उनको यूज किया वुमन के अगेंस्ट। जो ये फाइट चल रही थी, वुमन राइट्स को पाने के लिए जो फाइट चल रही थी उसके लिए। We can only give illustrative examples here। We draw from the anti-sati campaign led by राजा राम मोहन राय इन बंगाल। यहाँ पे देखो बताया भी गया है कि किस तरीके से जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने एंटी सती कैंपेन चलाया। द विडो रीमैरिज मूवमेंट इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी वेयर रनाडे वॉज वन ऑफ द लीडिंग रिफॉर्मर। रनाडे जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो विडो रीमैरिज थी उनके लिए मूवमेंट चलाया कि भाई नहीं, इनकी दोबारा शादी करा दिया जाए। फ्रॉम ज्योतिबा फूले स्टिमुलेट्स अटैक ऑन द कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन एंड फ्रॉम द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इस्लाम लेड बाय सर सैयद अहमद खान। इसमें से ये जो पैरा है बच्चों, इसमें से काफी सारे आपके सोशल रिफॉर्मर्स के नाम भी पता चल रहे हैं आपको, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ज्योतिबा फूले हैं, सर सैयद अहमद खां हैं, है ना, रनाडे हैं और राजा राममोहन राय। इन सभी ने मूवमेंट्स चलाए किसको लेकर, जो सोसाइटी में जेंडर को लेकर इनइक्वालिटी हो रही थी उस टाइम पे, उस चीज को लेकर उसको हटाने के लिए। राजा राममोहन राय अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म सोसाइटी। राजा राममोहन राय ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए जो सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करने के लिए, सोसाइटी को जागृत करने के लिए, जो सोसाइटी में जो कुरीतियां फैली हुई थी उनको दूर करने के लिए। रिलीजन एंड द स्टेटस ऑफ वुमन कैन बी टेकन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म इन बंगाल। 19th सेंचुरी में जो जितने भी सोशल रिफॉर्म्स किए गए बंगाल के अंदर, उनका सबका स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो जो उस टाइम पे जो वुमन का सोशल स्टेटस था, जो रिलीजियस जो प्रथाएं थी, जो रिचुअल्स थे, उन पे जबरदस्ती लागू कर किए हुए थे जो वुमन थी उनके ऊपर,
वो उस टाइम का जो रिफॉर्म के लिए या फिर मूवमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट था उस टाइम पे। अ डिकेड बिफोर एस्टैब्लिशिंग द ब्रह्मो समाज इन 1828 रॉय अंडरटुक द कैंपेन अगेंस्ट सती विच वॉज द फर्स्ट वुमन इशू टू रिसीव पब्लिक अटेंशन। 1828 में जब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज को स्टैब्लिश किया और सती प्रथा के विरुद्ध अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया तो लोगों का ध्यान उस तरफ गया। और सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा ये थी कि जिसमें जो हस्बैंड होता है जब वो मर जाता है तो जो लेडी होती है, जो उसकी वाइफ होती है, उसको भी उसके साथ ही उसकी चिता में चलना होता है। तो क्या राजा राम मोहन राय ने कहा था कि भाई जो मर गया वो तो चला गया, लेकिन जो जीवित है उसको जीने का हक है और उसको जबरदस्ती मतलब ऐसे उनके साथ क्यों किया जा रहा है ना। तो इसको हटाने के लिए उन्होंने कैंपेन चलाया। एमजी रनाडे राइटिंग्स एंटाइटल्ड द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज एंड वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज एलाबोरेटेड द शैस्त्रिक सेक्शन फॉर रीमैरिज ऑफ विडो। विडो रीमैरिज पे उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए। जो एमजी रनाडे थे वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत शौक थे इस चीज को लेकर कि वुमन के साथ किस तरीके का बिहेवियर किया जाता है ना। और उन्होंने ये जो बुक लिखी थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारे वेद हैं और शास्त्र हैं उनमें भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वुमन को दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए, है ना। While Ranade and Raja Rammohan Rai belonged to one of kind of 19th century upper caste and middle class social reformers, Jyotiba Phule came from a socially excluded caste and his attack was directed against both caste and gender discrimination. जहाँ तक रनाडे और राजा राममोहन राय थे वो वर्क कर रहे थे किसके लिए? अपर कास्ट के लिए, मिडिल क्लास के लिए 19th सेंचुरी में। वहीं ज्योतिबा फूले जो थे वो सोशली एक्सक्लूडेड कास्ट के लिए और सोशल जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था दोनों के लिए ही वर्क कर रहे थे, ठीक है। ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज with its primary emphasis on truth seeking, है ना। ही फाउंडेड सत्यशोधक समाज, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और किस पे एम्फेसिस था वो? ट्रुथ सीकिंग। Phule's first practical social reform efforts were to add the 2 groups considered lowest in the traditional Brahmin culture, women and untouchables. ज्योतिबा फूले जो थे उनके एफर्ट्स जो थे वो किन के लिए थे? वो उन लोएस्ट जो कास्ट थी, जो ट्रेडिशनली जो ब्राह्मण कल्चर में जिसको लोएस्ट कहा जाता था, और वुमेन्स के लिए और अनटचेबल के लिए उन्होंने जो रिफॉर्मर्स मूवमेंट चलाए हुए थे वो इन लोगों के लिए थे, ठीक है। As in the case of other reformers, a similar trend to drawing upon the both modern Western ideas as well as the scared taxes characteristics. As in the case of other reformers, a similar trend of drawing upon both modern Western ideas as well as the sacred texts characterized Sayyid Ahmad Khan efforts to reform Muslim society. जैसा कि उस टाइम पे जो सोसाइटी को रिफॉर्म किया जा रहा था, दोनों तरीके के जो आइडियाज हैं उनको फॉलो किया जा रहा था, जो ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न वेस्टर्न हो। और जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने जो भोली बुक्स थी उनकी जो विशेषताएं थी उनको ध्यान में रखकर एफर्ट करने शुरू किए मुस्लिम सोसाइटी के लिए। ही वांटेड गर्ल्स टू बी एजुकेटेड, वो चाहते थे कि जो गर्ल्स हैं वो एजुकेटेड हों बट विद इन द प्रिसिक्टिंग्स ऑफ दियर होम, लेकिन वो उनकी घर की जो 4 दीवारी हैं उसके अंदर ही हों, ठीक है। लाइक दयानंद सरस्वती ऑफ द आर्य समाज, ही स्टूड फॉर वुमन एजुकेशन बट सॉट फॉर अ करिकुलम दैट इंक्लूडेड इंस्ट्रक्शंस इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स। जैसे कि जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और वो चाहते थे कि वुमन एजुकेटेड हो, लेकिन करिकुलम जो हो उनका कैसा हो, उसमें रिलीजियस प्रिंसिपल हो, ठीक है। ट्रेनिंग इन द आर्ट्स ऑफ हाउस कीपिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, उसमें क्या क्या उसका करिकुलम कौन सा हो जिसमें उनको रिलीजियस प्रिंसिपल सिखाए जाए, उनको हाउस कीपिंग की ट्रेनिंग दी जाए, हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाए, और जैसे जो वुमन जो बच्चे होते हैं उनकी टेक केयर करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। दिस में अपेयर वेरी स्टीरियोटाइपिकल टुडे, है ना।
One has to, however, realize that once rights such as education for women were accepted, it started a process that finally made it impossible to confine women to some kind of education. ये जो बताई गई थी एजुकेशन की इस तरीके की मिलनी चाहिए सैयद अहमद खान या फिर दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, तो ये एक स्टीरियोटाइपिकल हो गई कि लेडी के लिए यही वर्क है, यही उनको सीखना चाहिए, है ना। लेकिन जो वुमन थी वो बाद में क्या हुई, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि एजुकेशन जो है वो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सभी का हिस्सा है और उनको एजुकेशन लेनी चाहिए, है ना। अब उनको किसी एक तरीके की एजुकेशन में कह सकते हैं कि बांधना मुश्किल हो गया था, ठीक है ना। In 1931, the Karachi session of the Indian National Congress issued a declaration of the fundamental rights of citizenship in India, whereby it committed itself to women's equality. The declaration reads equality. In 1931 में जो कराची सेशन में जो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हुआ था, ये जो हमने चैप्टर पूरा कर लिया उसमें भी बताया गया था कराची सेशन, है ना। तो उसमें जो फंडामेंटल राइट्स थे उनका जो जिक्र आया था उसमें In 1931, the Karachi session of the Indian National Congress issued a declaration on the fundamental rights of citizenship in India, whereby it committed itself to women's equality. 1931 में कराची सेशन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था उसमें फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें कि उन्होंने वुमेन्स की इक्वालिटी को भी कह सकते हैं हम उसमें डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स थे वो सभी जितने भी नागरिक थे इंडिया के उन सभी के लिए थे। कौन कौन से थे? ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स। सभी जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के वो सब कैसे हैं? वो सब समान हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, कास्ट के, क्रीड या सेक्स के। नो डिसेबिलिटी अटैच टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ his or her religion, caste, creed or sex in regard of public employment, office of power or honor and in the exercise of any trade or calling। किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी, किसी भी तरीके की अयोग्यता नहीं कही जाएगी किसी भी चीज को, धर्म, कास्ट या सेक्स को लेकर किसी भी एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस या फिर हम कह सकते हैं कि पावर, ऑनर या फिर किसी भी व्यापार को लेकर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं इसलिए आप योग्य नहीं हैं, किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, लोअर या अपर, या फिर आप बॉय हैं या फिर गर्ल, इस चीज को लेकर आपको डिसेबल नहीं किया जाएगा। 2 decades after independence, women issues emerged in 1970. The 19th century reform aspect of traditional like sati, child marriage or the ill treatment of widows. In the 1970s, the emphasis was on modern issues, the rape of women in police custody, dowry, murder, the representation of women in popular media, है ना। 2 decades पहले मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो थे वुमन को लेकर जो इश्यूज थे वो री इमर्ज हो गए। 19th सेंचुरी में कौन कौन से इशू थे? सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज था या फिर इल ट्रीटमेंट था विडोज के साथ। लेकिन 1970s के बाद जो इश्यूज थे वो भी मॉडर्न हो गए, जैसे कि क्या हो गया, पुलिस कस्टडी में जो वुमन है उनका रेप या फिर हम कह सकते हैं डावरी या फिर मर्डर, या फिर किस तरीके से वुमन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मीडिया में, ये सारे नए इशू निकल कर आए वुमन को लेकर, है ना। Social change, whether on women's right or any other issue, is never battle won once and for all. As with other social issues, the struggle is long, and the women's movement in India will have to fight to defend hard-to-win rights as well as take up new issues as they emerge। हम कह सकते हैं कि जो चेंजेस हैं वुमेन्स को लेकर सोसाइटी में वो हुए हैं, है ना। उनको जो कुछ राइट्स हैं वो मिले हैं, लेकिन ये जो कह सकते हैं कि एक बैटल है वो बहुत ही लंबा चलने वाला है ना। और वुमन को लेकर जो इश्यूज हैं वो रोज नए इशू इमर्ज हो रहे हैं, जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जा रही है, उसी तरीके जो इश्यूज हैं वुमेन्स को लेकर वो भी चेंज होते जा रहे हैं, है ना।